नमस्कार। अब तक हमने भारत की और विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन किया। इससे पहले विश्व की हमने एस्किमो, पिग्मी, बुशमैन आदि जनजातियों का अध्ययन किया। उसके उपरांत हमने भारत की एक संथाल जनजाति का अध्ययन किया। उसी कड़ी में मैं दोबारा पुनः एक भारत की जो जनजाति है मुख्य नागा, उसके बारे में अध्ययन करूंगा। उससे पहले मैं सामान्य चर्चा कर देता हूं कि जनजाति एक वह आदिम जनजाति है जो जीवन पद्धति, भाषा, परंपरागत संस्कार, प्राथमिक उद्यम है, छोटे मोटे समूह है के रूप में बटे हुए महाद्वीपों में निवास करती है। ये मुख्य रूप से आदिवासी कहलाते हैं और इनकी अपनी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने के लिए इनके जो सामाजिक नियम है, प्रतिबंध है, वो बहुत ज़्यादा कड़े होते हैं। मुख्य रूप से इनके जो प्राथमिक कार्य हैं जैसे आखेट हैं, मछली है, पशुपालन है, वस्तु संग्रह है और संगठित कृषि के भरण पोषण करना, भौतिक परिवेश के अनुरूप अपने आप को निवास स्थान बनाना, विशिष्ट आचार विचार के अनुसार सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्माण करना, आधुनिकता से कतराना आदि इन जनजातियों की प्रमुख विशेषताएं हैं। वैसे ये मानव समुदाय ऐसे दूर और भौतिक परिवेश से घिरे हुए होते हैं जहाँ की प्रगति की संभावनाएं बिल्कुल न्यूनतम होती है और वहाँ मानव समुदाय का पिछड़ापन स्वाभाविक रूप भी देखने को मुख्य रूप से मिलता है। हम मुख्य रूप से देखते हैं कि इनका जो व्यवसाय है, रहन सहन है, सामाजिक संगठन है, मानवीय मूल्य, परिवेश प्राकृतिक जनित होते हैं और इनका प्रकृति के साथ सीधा सीधा संबंध होता है। मुख्य रूप से हम इनको देखें तो एक ये भारत में इस तरह की जो जनजातियां हैं मुख्य रूप से तीन प्रमुख क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है। तीन जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की प्रमुख जनजातियों की मैं बात करूं तो इनमें थारू, लेप्चा, भोटिया, डाफला, मिसमी, गारो, खासी, नागा, गद्दी, कुकी, चकमा, गुरंग आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। इसी तरह मध्यवर्ती क्षेत्र की मैं बात करूं तो मध्यवर्ती क्षेत्र में मुख्य रूप से जिनमें गोड़ हैं, भील हैं, संथाल हैं, उराव है, मुंडा हो, कांद, खरिया, बिगा, सावरा, गंधब और बोदा जनजाति विशेष उल्लेखनीय रूप से देखने को मिलती है। इसी तरह तीसरा जो प्रमुख क्षेत्र है वो इनका दक्षिणी क्षेत्र है जिनमें टोडा, पनियन, कादर, चेंचू, कुरुवन, अंडमानी, जरवा, निकोबारी, स्टैनली, ओग और सोपन मुख्य ऐसी जातियां हैं जो मुख्य रूप से दक्षिण क्षेत्र में निवास करते हैं। भारत में इसके अलावा भी अनेक ऐसी आदिवासी जातियां हैं जिनमें मुख्य रूप से कई अन्य नामों से संबोधित किया जाता है, जिनमें जुआंग है, कोया है, मिनिकोय है, होडम्बो, बेगा, गढ़वा, चेंचू, कोल, कोरवा, कुकी, कुल्लू, मेथे, खासी, चकमा, खोंग, उरांव, नागा, गोड़, संथाल, गारो, भील, अंडमानी, भोटिया, टोंडा आदि ऐसी प्रमुख जनजातियां हैं। इनके अतिरिक्त भी सैकड़ों जनजातियां भारत में मुख्य रूप से निवास करती है। अब मैं भारत की जो एक प्रमुख दूसरी जनजाति है उनमें नागा जनजाति का अध्ययन करेंगे या उनके बारे में चर्चा करेंगे। भारत की आदिवासी जातियों में नागालैंड की जो आदिवासी है अपनी एक विशिष्ट, प्रसिद्ध और पहचान रखते हैं। नागा का अर्थ विशिष्ट रूप से होता है कि वस्त्र विहीन या नंगा। नागा जनजाति न्यूनतम वस्त्र धारण करती है और अपनी इस पहचान के लिए ये प्रसिद्ध है। ये मूलतः मंगोल प्रजाति से संबंधित है तथा तिब्बत बर्मी भाषा का प्रयोग करते हैं। इनमें कई उपवर्ग हैं जैसे अंगामी, सेहा, आहो, चांग, कुबी, कोनियाक, मेगा और सांगताम आदि इनकी प्रमुख उपवर्ग हैं। इन उपवर्गों की अपनी अलग अलग मुख्य रूप से इनकी पहचान है जो इनको अपना आप में एक अलग रूप से बनाए रखती है। अब मैं इनकी नागा जनजाति के निवास क्षेत्र की बात करूं तो भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित नागालैंड इस आदिवासी जनजाति का निवास क्षेत्र है।
लगभग 16.6 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत नागालैंड की पूर्वी सीमा पर म्यांमार और उत्तर में असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में मिजोरम, असम तथा दक्षिण में मणिपुर इसको घिरे हुए हैं। अरुणाचल पूर्वी पहाड़ियों से आवंत ये नागालैंड की धरती पर्वत श्रेणियों, घाटियों और सघन वनों से एक बृहद क्षेत्र बन गई है, जहाँ की पर्वत श्रेणियाँ 900 से 3800 मीटर ऊंची और सघन वनस्पतियों से आच्छादित हैं। यहाँ का सर्वोच्च शिखर है वो सरामती 3840 मीटर ऊंचा है। दोयांग और दिरवी प्रमुख ऐसी नदियाँ हैं जो इस क्षेत्र में चलती हैं, जो ब्रह्मपुत्र में आगे जाके मिल जाती हैं। यहाँ मुख्य रूप से हम देखते हैं कि घाटी और ऊंचे भागों में तापमान अत्यधिक अंतर मिलता है। पर्वत चोटियों पर जाड़े में भारी हिमपात होता है। वार्षिक वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर तक यहाँ मुख्य रूप से देखने को मिलती है, जो सदाहार वनस्पति को मुख्य रूप से विकसित करती है। यहाँ के सघन वनों में अनेक प्रकार की इमारती लकड़ियों के वृक्ष पाए जाते हैं। बांस और बेंत की झुरमुट जंगल को अगम्य बना देते हैं। इन सघन जंगलों में हाथी से लेकर छोटे जानवर तक पर्याप्त संख्या में जंगली जानवर पाए जाते हैं। अतः इस तरह हम देखते हैं कि जो नागालैंड का जो भौतिक परिवेश है, उच्चावचीय विषमता, सघन वनस्पति, विविध प्रकार के जीव जंतु और उष्ण आर्द्र जलवायु जनित उमस भरे वातावरण से प्रभावित है। यही कारण है कि नागा जन समुदाय कम वस्त्र धारण करने के लिए अपने आप नाम को चरितार्थ करता है। अब मैं इनकी जीवन पद्धति की बात करूं, जो अर्थतंत्र हैं वो इनका किस तरह से हैं, तो आदिवासी नागाओं की संख्या लगभग 4 लाख से अधिक है और इनके कई उपवर्ग हैं। प्रत्येक उपवर्ग की मैं बात करूं तो मुख्य रूप से उपवर्ग की बोली और भाषा अलग अलग होती है। ऐसे उपवर्गों में कोन्याक, सेमा, आहाहो, अंगामी, चाकेसाग, लाहोत, चांग, सांगताम, खिएन, मेगा, रेगमा, फांग, चिंगुंग, जेलियांग और कुकी विशेष उल्लेखनीय है। इन समूहों की हम बात करें तो इनका जीवन यापन पद्धति लगभग समान है और ये प्रधानतः धान की खेती करते हैं। दक्षिणी भाग के नागा धान के अतिरिक्त आलू है, मिर्च है और दाल की खेती भी ये मुख्य रूप से करते हैं। जबकि जो मध्यवर्ती भाग के नागा हैं धान तथा मक्का सब्जी, और पूर्वी भाग के नागा धान के साथ मक्का और पान की कृषि विशेष रूप से करते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ ये परिवर्तनशील कृषि या झूम कृषि भी मुख्य रूप से की जाती है। जंगल और घास काट के लिए खेत बनाते हैं, कुछ समय तक इनमें कृषि करते हैं। उसके बाद में उस कृषि करने के बाद उस खेत को या कृषि मैदान क्षेत्र को छोड़ के दूसरे स्थान पर कृषि करने लगते हैं। जंगल काटने का जो कार्य है वो सामूहिक रूप से करते हैं। सामान्यतः एक खेत पर 2-3 वर्ष तक ये कृषि करते हैं तथा खेतों की उर्वरता बनाए रखने का उपाय भी ये मुख्य रूप से कोई ऐसा नहीं करते हैं। भूमि रक्षण की भयंकरता के कारण उपजाऊ मिट्टी आसानी से बह जाती है, क्योंकि यहाँ वर्षा की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा पुरुष और स्त्रियां साथ साथ कृषि कार्य मुख्य रूप से करते हैं, क्योंकि जंगलों की सफाई का अधिकांश कार्य पुरुष करते हैं, जबकि बीज डालने, पशुओं से रक्षा करने और फसल काटने का काम स्त्रियां करती है। इसके अतिरिक्त पुरुष जो हैं जलावन की लकड़ी काटने, शिकार और गृह निर्माण का कार्य भी इनमें करते हैं। फिर हम देखते हैं कि औरतें टोकरी बनाना, कपड़े बुनना, शिकार के लिए जाल बुनने का कार्य करती हैं। इनकी कृषि कार्य के अतिरिक्त ये गाय, बैल, सूअर, मुर्गी पालन भी करते हैं और इनका जो अर्थतंत्र है प्रधानतः आजीविका प्रधान कृषि पर आधारित मुख्य रूप से देखने को मिलता है। अब मैं इनके भोजन सामग्री की बात करूं तो मुख्य रूप से इनके भोजन का प्रधान तत्व चावल है। चावल के साथ दालें, आलू, मांस और साग सब्जी खाते हैं। मांस खाने के ये बड़े शौकीन होते हैं। जंगली जानवरों का मांस शिकार के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। जब शिकार इनको नहीं मिलता है तो सूअर और मुर्गी का मांस खाते हैं। जानवरों का शिकार जाल के द्वारा करते हैं और चावल से बनी शराब भी इनकी प्रिय वस्तु है। मछली का ये लोग शिकार भी करते हैं। मछली के साथ भात खाने का शौक इन्हें बंगालियों जैसा अपने आप को बनाते हैं, जो इनको बंगाल के साथ एक मिश्रण के रूप में देखने को मिलता है। इसी तरह अब मैं इनके वस्त्र और आभूषण की बात करूं तो नागा सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र पहनते हैं। कपड़ा
इनकी स्त्रियां बनाती हैं। पुरुष कमर के नीचे कपड़ा पहनते हैं, जबकि स्त्रियां घाघरा और चोली पहनती हैं। स्त्रियां चूड़ी, गोदना और आभूषण की शौकीन होती हैं। ये सिर, बदन, कान और कमर में विविध धातुओं और पत्थरों एवं मोतियों का आभूषण पहनती है। पुरुष जो होता है सिर पर बैंत की टोपी पहनते हैं। इनकी पोशाक से स्त्री पुरुष आसानी से पहचाने जा सकते हैं। इनमें कुछ कबीले बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते हैं, कपड़ों के स्थान पर पशुओं के चमड़े या छाल पर कमर के नीचे लपेट लेते हैं। नागा साधु अपने नंगेपन के लिए विख्यात हैं। जो नागा विकसित हैं और समाज के संपर्क में आने लगे हैं, वे आधुनिक ढंग से कपड़े पहनने लगे हैं, फिर भी इनके वस्त्र धारण करने की विशिष्टता बनी रहती है। विशेषकर पर्व और विशेष अवसरों पर इनकी वस्त्रें और आभूषण देखने को मुख्य रूप से। इसी तरह अब मैं इनकी गृह और बस्ती की बात करूं तो इनके घर ऊंची भूमि पर मुख्य रूप से बने हुए होते हैं और मकानों की जो दीवारें होती हैं लकड़ी या बांस के छाजन फूल के बने हुए होते हैं। गृह निर्माण इनका सामूहिक कार्य के रूप में ये करते हैं। लकड़ों के लठों पर बने मकान के निचले भाग में पशु बांधते हैं और ऊपर इनका निवास मुख्य रूप से बनाते हैं। हम देखते हैं कि इनके गांव में 100 से 500 तक घर होते हैं। गांव के मुखिया का घर गांव के मध्य में स्थित होता है। गांव की सुरक्षा के लिए ये लोग चार दीवारी बनाते हैं, जिसमें प्रवेश करने का एक ही रास्ता होता है। नागा समूह में कलह या झगड़े होने पर एक दूसरे या दूसरे समूह के गांव पर धावा बोल देते हैं, जिसके कारण सुरक्षा का समुचित प्रबंध इन्हें करना पड़ता है। हमले में ये शत्रु का सिर काट लेते हैं और अपने गांव के पेड़ पर लटका देते हैं, जो उनकी वीरता का प्रतीक माना जाता है। गांव के अंदर ही इनका कब्रगाह होता है, जहां मुर्दा गाड़ते हैं। गांव के स्थल का चुनाव करते समय ये स्वास्थ्य, सुरक्षा, पेयजल स्रोत, कृषि भूमि और सुरम्य दृश्यों का ध्यान विशेष रूप से रखते हैं, जो इनके मकान बनाने और रहवास में मुख्य रूप से कार्य करते हैं। अब मैं बात करता हूँ इनके उपकरण और अस्त्र की। तो ये बहुत साधारण उपकरणों का प्रयोग करते हैं। इनका सबसे प्रमुख जो उपकरण है वो दाव होता है। यह लोहे का मुठ वाला हंसिया सदृश्य होता है। इनका इसका एक विविध उपयोग करते हैं, जैसे पेड़ काटना, घास काटना, फसल काटना और मांस काटना आदि कई कामों में इसको मुख्य रूप से काम में लेते हैं। पानी, शराब आदि रखने की बांस की नलिका बनाते हैं। कृषि कार्य के लिए खुरपी, कुदाल और दाव प्रमुख उपकरण हैं। शिकार बहुधा ये भाले से करते हैं। मछली के शिकार के लिए बांस की टोकरी नुमा जाल तथा धागों से बने हुए जाल का ये प्रयोग करते हैं। इसके अलावा खाना पकाने और खाने के लिए अब विविध धातुओं के बर्तन का भी ये लोग प्रयोग करने लगे हैं। अब मैं इनके सामाजिक संगठन की बात करता हूँ। सामाजिक संगठन में इनका जो समाज है पंचायती व्यवस्था पर आधारित होता है, जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था का ही एक रूप है। सभी के अधिकार समान होते हैं। गांव का मुखिया पुरोहित भी होता है, जो सभी धार्मिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। कुछ नागा समूह में सामंती व्यवस्था भी देखने को मिलती है, जिसमें मुखिया शासक होता है और अन्य लोग उसके हुक्म के अनुसार कार्य करते हैं। यह प्रथा वंशानुगत होती है, लेकिन मुखिया को धीर वीर होना आवश्यक होता है। यह सैगोत्रीय विवाह से मुख्य रूप से परहेज करते हैं। विवाह के लिए हम देखते हैं कि लड़के लड़कियों की पूर्ण स्वतंत्रता है। कुंवारे लड़के लड़कियों के अलग अलग निवास होते हैं, जहां ये प्रेम और आमोद प्रमोद के लिए स्वतंत्र होते हैं। शादी में लड़की वाले के स्थान पर लड़का पक्ष दहेज में वस्तुओं का उपहार देता है। अनेक हत्या करने वाला युवक वीर दूल्हा समझा जाता है। सगाई के बाद युवक को युवती के घर 1 साल तक रहकर परिश्रम करना पड़ता है, जो प्रमाणित करता है कि युवक में गृहस्थी का भार वहन करने की क्षमता है। यदि इस अवधि में लड़की के घर वाले ये महसूस करते हैं कि लड़का परिश्रम से जी चुराता है, तो सगाई टूट जाती है, जिसमें विवाह पूर्व यौन संबंध स्थापित करने की भी छूट होती है। विवाह के बाद लड़के का परिवार अलग रहता है, लेकिन माँ बाप के से आर्थिक संबंध इनका बना रहता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि नागा युवकों और युवतियों को यौन संबंध शिक्षा मुरुंग में दी जाती है, जहां संध्या समय ये सब इकट्ठे होते हैं। पढ़ने संबंध मजबूत होने के बाद ही इनकी शादी की जाती है। विधवा विवाह का प्रचलन भी नागाओं में देखते हैं, लेकिन विवाह यथासंभव परिवार के किसी सदस्य से ही किया जाता है। यहाँ तक कि सौतेले पुत्र से विवाह करने में कोई बुराई नहीं समझी जाती है।
इससे उत्तराधिकारी तथा संपत्ति के बंटवारे की समस्या सुलझ जाती है। इसके अलावा हम इनके देखते हैं कि इनके अनेक अंधविश्वास और परंपराओं में ये लोग विश्वास करते हैं। मृतात्मा को संतुष्ट करने के लिए अनेक कर्मकांड करते हैं। जादू टोना है, भूत प्रेत है, इनमें इनका अटल विश्वास होता है। भूत को शांत करने के लिए नाच गाना का आयोजन भी होता है। मृतक के साथ दोभाला गाड़ते हैं जो मृतक आत्मा का हथियार समझा जाता है। नागा जनजाति के हम देखते हैं कि विदेशी मिशनरी अपने प्रभाव में लाने का इनको प्रयास कर रही हैं। इनके प्रभाव क्षेत्र में अनेक आर्थिक सामाजिक बदलाव आ गए हैं, फिर भी जीवन की विशिष्टता इनके सामाजिक संगठन के प्रति प्रकट होती है जो भारतीय परिवेश की देन है। प्रकृति के प्रति इनका प्रगाढ़ अनुराग इनके सांस्कृतिक जीवन के अनेक पक्षों में परिलक्षित होता है। वनस्पतियों एवं फूलों की से सजावट और श्रृंगार आदि के इनके कलात्मक पक्ष के प्रमाण हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद अनेकों कारण से इनका असंतोष विद्रोह की स्थिति तक पहुंच जाने के बाद इन्हें अलग राजनीतिक भू क्षेत्र की व्यवस्था करनी पड़ी, जिसे नागालैंड नाम दिया गया। और इस तरह से ये भारत देश में एक नागा जनजाति के रूप में अपना रहनिवास करते हैं। धन्यवाद।